आगे आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा कनाडा का संविधान। अब कनाडा में आप कैसे याद रखेंगे क्या क्या लिया गया है, तो जो संघ की बात होगी है ना, तो वो सारे तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा से। तो पहले ही है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब अभी हमने चर्चा की कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होगा, लेकिन एक शब्द जुड़ा है सशक्त केंद्र। शक्तियां तो बटी हुई हैं लेकिन केंद्र को शक्तियां ज़्यादा होंगी। तो ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां का मतलब होता है, हमने 3 सूचियां पढ़ी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं उन्हें हम अवशिष्ट सूची में रखते हैं। मतलब अवशिष्ट का मतलब हुआ बचा हुआ, मतलब ये तीनों अनुसूचियों में उस प्रावधान को नहीं रखा गया। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ। जैसे हमारा संविधान बना 1949 में, इस समय आप जानते हैं इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी। अब इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हैं तो हम उस समय उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेट संबंधी कोई अपराध होंगे। इन अपराध को हम क्या बोलते हैं, साइबर अपराध। तो उस समय क्या किया हमारे संविधान निर्माताओं ने, साइबर अपराध जैसा कोई तत्व था ही नहीं, जब तत्व नहीं है तो इन सूचियों में शामिल नहीं किया। अब लेकिन अचानक आप देखते हैं 2000 में हमने एक्ट बनाया इसके लिए, तो तब प्रश्न उठा कि इसके लिए कानून कौन बनाएगा। तो हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने एक अलग से सूची के अलावा एक प्रावधान कहा कि जो अवशिष्ट विषय हैं वो किसके पास होंगे, संसद के पास या केंद्र के पास। जब भी कोई ऐसे विषय की बात होगी जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है तो उस पर हमेशा संसद कानून बनाएगी। ऐसे स्पेस है तो स्पेस भी इसमें आता है, अवशिष्ट में। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी लिस्ट बता दीजिए, तो इसकी लिस्ट नहीं होती है। जब लिस्ट का पता रहेगा तो हम अनुसूचियों में जोड़ देंगे। ये समय समय पर, जैसे अभी हमें नहीं मालूम, जैसे रोबोट है अभी, तो रोबोट के समय भी भविष्य में और कानून बनेंगे। अगर उसका इनमें जिक्र नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा वो, संसद के पास। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति। अब राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो उसका चुनाव या जो नियुक्ति होनी चाहिए वो राज्य के द्वारा ही होनी चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ प्रावधान, केंद्र के द्वारा, क्योंकि हमने केंद्र को शक्तिशाली बनाया है तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार या न्याय निर्णय, इसका मतलब है हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 143 में, जहाँ पर राष्ट्रपति को अगर लगता है किसी कानूनी मामले, संवैधानिक मामले में, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या परामर्श मांग सकते हैं। और ऐसा कि राष्ट्रपति मांगते हैं तो न्यायालय भी सलाह मांग सकता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान, और यहाँ से हमने ली है समवर्ती सूची। जो हमने 3 सूचियों की चर्चा की, समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सिटिंग, जब एक सदन के द्वारा कोई कानून पारित कर दिया जाता है, विधेयक पारित हो जाता है, दूसरा सदन उसको 6 महीने तक रोक के रखता है, इसे बोलते हैं हम गतिरोध की स्थिति। तो उस समय राष्ट्रपति को पावर है कि वो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों को सेंट्रल हॉल में बुलाते हैं, फिर उस पर विधेयक पर मतदान होता है, फिर जो भी उसका निर्णय होता है विधेयक पारित होता है। तो ये जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, मतलब राज्यों के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य के यहाँ व्यापार कर सकता है कि नहीं, वाणिज्य कर सकता है कि नहीं, है ना। समागम का मतलब होता है कि एक दूसरी जगह जाना मिलना। तो ये इसके संबंध में क्या होगा प्रावधान, ये सब हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट आते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया के बाद है हमारा जर्मनी का संविधान। इसमें है आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका स्थगन या निलंबन। जैसे अनुच्छेद 19 में आपको वाक एवं अभिव्यक्ति, है ना, थॉट एंड
एक्सप्रेशन की आज़ादी है। इसी में हम पढ़ते हैं कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। इसी में हम पढ़ते हैं कि भारत के क्षेत्र में आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। लेकिन इमरजेंसी के समय हम पढ़ते हैं एक अनुच्छेद है 358 और एक है 359। 358 में लिखा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होगी। ये कब लगाया जाता है, जैसे मान लो किसी दूसरे देश ने हम पर आक्रमण कर दिया है, या हमारा किसी से युद्ध चल रहा है, या जनता ने सशस्त्र आर्म्ड के साथ क्या है विद्रोह कर दिया है, तो उस समय क्या है आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो ये कहता है कि जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तब अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित या स्थगित हो जाएंगे। मतलब तब आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब आप कहीं घूम नहीं सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो आपको उसके लिए कार्यवाही में शामिल कर सकती है, आपके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। ऐसे ही 359 में लिखा है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, दो अनुच्छेद हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों पर भी राष्ट्रपति चाहे तो रोक लगा सकते हैं। ये स्वतः हो जाएगा ऑटोमेटिक, अलग से इसके लिए कोई ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझिए ना कि इमरजेंसी के समय हमारे मौलिक अधिकारों पर स्थगन या निलंबन या सस्पेंशन लग जाता है। इसके बाद आते हैं हम सोवियत संघ का जो संविधान था, इसमें हमने सबसे पहले लिए मूल कर्तव्य हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या मूल संविधान है उसमें नहीं थे। इन्हें हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा और अलग से एक पार्ट बनाया है, इसे हम बोलते हैं भाग 4 का ए। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में 11वां जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। रूस का संविधान या सोवियत संघ का जो संविधान विश्व का पहला संविधान था जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार की जो हमारी न्याय की बात की गई है प्रेम्बल में। जब हम प्रेम्बल पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये है क्या, सामाजिक न्याय। किसी व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने से नहीं रोका जाएगा, उसे आगे बढ़ने के बराबर अवसर होंगे, वो किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। राजनीतिक न्याय में बात करें हम तो सभी व्यक्तियों के मत का जो मूल्य है वो बराबर होगा। सभी व्यक्ति अगर निर्धारित योग्यता रखते हैं तो वो भारत के उच्च पदों पर, सर्वोच्च पद पर भी आसीन हो सकते हैं। ऐसा कोई रोक नहीं है कि फलाना जाति का व्यक्ति, फलाने क्षेत्र का व्यक्ति फलानी पोस्ट नहीं पा सकता है। तो ये क्या है, तीनों प्रकार के न्याय हैं। अब आगे हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। भारत का विकास नियोजित मतलब प्लान तरीके से किया गया और इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। तो पंचवर्षीय योजना का जो प्लानिंग था वो हमने कहाँ से, रूस से लिया, है ना। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है फ्रांस का संविधान। और फ्रांस के संविधान में सबसे पहला तत्व है रिपब्लिक या गणतंत्रात्मक ढांचा। इसका मतलब होता है कि जो हमारा मुखिया होगा, देश का जो हेड ऑफ द नेशन होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं बनेगा या राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। दूसरी बात, वो जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब या तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो ये रिपब्लिक या गणतंत्रात्मक ढांचा है, हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो तीनों आदर्श हैं वो हमने फ्रांस की क्रांति में इनका उद्भव हुआ और हमने स्वतंत्रता ली वहाँ से कि सभी जो लोग हैं उन्हें आज़ादी होगी। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता हम पढ़ते हैं, जिसमें हम कानूनी स्वतंत्रता या समानता पढ़ते हैं। इसमें हम धार्मिक स्वतंत्रता जब पढ़ेंगे तो हम अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे कि आपको किसी भी प्रकार के धर्म अपनाने की आज़ादी है, उसके हिसाब से आप व्यवहार कर सकते हैं। तो ये सारे तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। सभी व्यक्ति समान होंगे, तो हमारे यहाँ कानून का शासन है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान होंगे, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा और कानून किसी व्यक्ति को
किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बंधुता मतलब सब व्यक्तियों में एक प्रकार का बॉन्ड, अपनापन, बंधुता होगी। तो ये जो आदर्श हैं वो हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे संविधान के स्रोत में दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इसमें सबसे पहला तत्व है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। एक अनुच्छेद है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। जब संविधान पढ़ेंगे हम, कहीं भी संविधान पढ़ेंगे तो ना ये शब्द आएगा 368। तो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और ये हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो संविधान में संशोधन कैसे होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे और कौन कौन से संशोधन अभी तक हो चुके हैं, तो हम इनका अलग लेक्चर बनाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा मेंबर हैं उनका चुनाव कैसे होगा, ये जो पद्धति है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। तो इसके लिए भी जो हम पढ़ेंगे एकल, संक्रमणीय एवं समानुपातिक जो मत पद्धति है वो, उसके माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये हुआ आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इसके अलावा आपका जो लास्ट है जापान का संविधान, इसमें हमने एक तत्व लिया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब है कि संसद ने कोई कानून बनाया है और उस कानून में जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया के तहत ही कार्य संपन्न किया जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, उस अपराधी व्यक्ति को अपराध का दंड दिया जाएगा और वो दंड कैसे दिया जाएगा उसका प्रोसीजर भी संसद ने बनाया है। तो उसी प्रोसीजर के तरीके के माध्यम से या उसी प्रोसीजर को, प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उसे दंड दिया जाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया तो मृत्यु दंड का भी हो एक प्रोसीजर है, कैसे देंगे, है ना। जैसे मान लो सुबह का अगर समय दिया कोर्ट ने जो कानून के तहत, तो सुबह ही, है ना, उसे दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से उसे दंड दिया जाए। तो जो भी कानून बनाया जाएगा संसद के द्वारा और उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना होता है। ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए, हमने संविधान के जो स्रोत हैं उन पर चर्चा की। उनमें सबसे पहले हमने चर्चा की कि हमारे संविधान के स्रोत क्या है। तो 60 से अधिक देशों का संविधानों का हमने अध्ययन किया। 1935 का अधिनियम का लगभग 75% हमने शामिल किया। इसके अलावा प्रचलित नियम, कानून, जो परंपराएं थी उनको भी शामिल किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1935 का जो अधिनियम है, तो इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, इनमें से कुछ ही पूछ लिया जाएगा कि राज्यपाल का जो कार्यालय है वो किस देश से लिया गया है ना। तो ऑप्शन आएगा आपको, ये एक्ट दिया रहेगा 1935। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है कि जो 1935 का अधिनियम है ये भी ब्रिटेन के द्वारा पारित किया गया था पहले ही, और अगर 1935 का अधिनियम ऑप्शन में नहीं है तो आप डायरेक्ट ब्रिटेन लगा सकते हैं। कई बुक्स आपको एक साथ देते हैं, ब्रिटेन और 1935 का अधिनियम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा हमने पढ़ा ब्रिटेन का संविधान। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संसद संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था, है ना, राष्ट्रपति संसद का अंग है। विधायी प्रक्रिया मतलब संसद ही कानून बनाती है। एकल नागरिकता, संसद कानून बनाएगी। मंत्रिमंडलीय प्रणाली मतलब जो कैबिनेट सिस्टम है वो किसके लिए काम करते हैं, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। द्विसदनीय विधायिका, संसदीय विशेष अधिकार। ये अधिकतर पॉइंट आप समझ जाएंगे कि कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से। अब अमेरिका का संविधान तो मैंने आपको बताया था, जब अधिकार की बात हो और न्यायपालिका की। तो देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या इनके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब क्या न्यायिक पॉइंट हो गए। और आपके अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार। तो ये आपका अमेरिका। फिर आयरलैंड का संविधान, तो राज्य के लिए निर्देश दिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। सबसे मेन तत्व इसको याद रखना आपको। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, मनोनयन। नेक्स्ट है हमारा
कनाडा का संविधान, तो कनाडा में जो संघीय प्रावधान होते हैं वो हमने कनाडा से लिए हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशेष शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास, तो केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, इसमें भी केंद्र शक्तिशाली है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार या न्याय निर्णय, इसमें भी राष्ट्रपति को सलाह देता है, राज्यपाल को नहीं। सब केंद्र को शक्ति ज़्यादा देते हैं, तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तो इसमें समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य और समागम। एक तत्व और इसमें आता है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इसकी जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। जबकि जो प्रस्तावना है वो कहाँ से? अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और इसमें जो शब्द है बी द पीपुल, वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से बी द पीपुल शब्द लिया किसने? यूएनओ ने। तो कई बार क्वेश्चन में या ऑप्शन में अमेरिका नहीं मिलता तो आप यूएनओ लगा सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन मूल रूप से कहाँ से आया है? ये अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है आपका जर्मनी का संविधान। तो एक ही आपको याद रखना है कि इमरजेंसी के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपको मालूम जर्मनी के कौन थे? हिटलर, है ना। तो इमरजेंसी आती रहती थी उनके समय, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सोवियत संघ का मूल कर्तव्य है पंचवर्षीय योजनाएं और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये 3 तत्व हैं। फ्रांस के संविधान से सबसे मेन है गणराज्य या गणतंत्रात्मक ढांचा, और फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता के जो आदर्श उभर कर आए थे उनको हमने शामिल किया है। फिर है दक्षिण अफ्रीका से सबसे मेन संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप देखें ना कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे एकमात्र देश है दक्षिण अफ्रीका, जहां से हमने कुछ तत्व शामिल किए हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये इलेक्शन है। जबकि आयरलैंड में हमने पढ़ा था क्या? मनोनयन या नामांकन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका जापान का संविधान। यहाँ से हमने एक तत्व लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ऐसे कुल आपको 11 देशों से जो प्रमुख तत्व हैं वो हमको याद रखने हैं। वनडे एग्जाम में इनके क्वेश्चन, पीएससी में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनको आप रिवाइज कीजिए, आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।